हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है टोटल लर्निंग क्लास 12 यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों हम लोग क्लास 12 के लिए फिजिक्स का चैप्टर 1 स्थिर वैद्युतिकी, इसको अंग्रेजी में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने इस पे ऑलरेडी हमने 2 वीडियो बना दिए। आज का हमारा तीसरा वीडियो है जिसमें हम लोग कौन सा टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा टॉपिक का नाम है किसी वस्तु को आवेशित करना। किसी वस्तु को हम लोग किस तरीके से चार्ज कर सकते हैं, यहां से स्टार्ट होगा। इससे पहले मैंने कूलाम का नियम, आवेश के बारे में ऑलरेडी बता रखा है। धीरे धीरे वीडियोस आपकी बढ़ती चलेंगी। चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट भी बन गया है, आपको डायरेक्ट प्लेलिस्ट के अंदर जाना है और हर एक वीडियो को सीरीज बाय सीरीज देखना है, ताकि आप लोग हर एक वीडियो को देख करके एक बढ़िया सा कंटेंट तैयार करें, एक बढ़िया सा नोट्स तैयार करें और उस नोट्स के माध्यम से, उस नोट्स को पढ़ने के बाद आप दोस्तों अपने बोर्ड एग्जाम में जाइए और आप लोग पूरा में पूरा मार्क्स पाइएगा। सर बस बेहतरीन ढंग से लिखने की शैली आनी चाहिए। आपको पहले से सारे क्वेश्चंस को खूब सारा प्रैक्टिस करना होगा कि हमारा जो लिखने का शैली है ना, वो बढ़िया होना चाहिए, टीचर्स को पसंद आना चाहिए, राइटिंग आपका थोड़ा सा अच्छा खासा हो। तो अभी से आप लोग मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, आगे जाके आपका ही दोस्तों अच्छा मार्क्स आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। कहता है दोस्तों किसी वस्तु को आवेशित करना। तो किसी वस्तु को दोस्तों हम लोग 3 तरीके से आवेशित कर सकते हैं। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे किसी वस्तु को 3 तरीके से आवेशित कर सकते हैं। किसी वस्तु को हम लोग 3 तरीके से आवेशित करते हैं। ठीक है, ये बातें आप सब लोग ध्यान रखिएगा। पहला नंबर हम लिख रहे हैं यहां पे, पहला नंबर है जो वह है घर्षण द्वारा आवेशन। पहला नंबर क्या है? घर्षण द्वारा आवेशन। अंग्रेजी में इसको क्या कहेंगे? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, है ना। घर्षण द्वारा घर्षण द्वारा आवेशन। ठीक है, घर्षण द्वारा आवेशन क्या है मेरे भाई? जब आप किसी 2 वस्तु को आपस में लगड़िएगा तो क्या होता है, जब 2 वस्तु को आपस में लगड़ते हैं तो एक वस्तु का इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे वस्तु में चला जाता है। बात को अच्छे से समझते हैं सर। मान लिया जाए एक पदार्थ यह है, एक वस्तु यह है, एक वस्तु यह है। 2 हमारे पास वस्तु है, यह A1 और यह A2 है। इन दोनों को आपस में क्या किया जाता है? रगड़ा जाता है सर, रगड़ा जाता है। तो क्या होता है, यहां भी इलेक्ट्रॉन होंगे, यहां भी प्रोटॉन होंगे। इतना तो केमिस्ट्री पता है सर। हमारा पूरा जितने भी हमारे अणु है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स परमाणु से बने हैं, परमाणु को भी तोड़ा गया है तो उसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, बहुत सारे ऐसे मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है मुख्य रूप से, है ना। देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो सर सब में होगा। तो बताना, जब घर्षण होता है तो प्रोटॉन तो बाहर नहीं जाता, ये तो पता होना चाहिए। जब भी चार्जिंग होता है तो प्रोटॉन नहीं होता है सर, इलेक्ट्रॉन का आवागमन होता है। जैसे कहते हैं ना, घर में अगर कोई काम हो तो घर के लोग, यानी घर में एक लड़का होता है, जैसे कि घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको जाना है सर बाहर, होता है ना। कभी कभी क्या होता है ना, किसी घर में माता पिता बाहर नहीं, माता लोग नहीं जाते हैं। अगर बाहर से सामान वान लाना हो तो भाई पापा जाएंगे, या फिर छोटा वाला भाई जाएगा, या फिर बड़ा वाला भाई जाएगा, मम्मी लोग नहीं जाएंगे। तो वही बात है सर कि यहाँ पे प्रोटॉन बाहर नहीं जाता है सर, घर से बाहर प्रोटॉन नहीं निकलता है। निकलता कौन है? इलेक्ट्रॉन। या तो इस वस्तु से इस वस्तु में चला जाए, है ना, या तो इस वस्तु से इस वस्तु में चला जाए, या फिर इस वस्तु से इस वस्तु में चला जाए। अगर एक इलेक्ट्रॉन भी निकला, मान लिया जाए सर कि हम इस पे बात करते हैं सर, ये वस्तु को दे दिया इलेक्ट्रॉन, यानी कि सर अब इस पे पॉजिटिव चार्ज हो गया और इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया सर, तो इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज देता है, तो यह वस्तु भी हमारा आवेशित हो गया, यह वस्तु भी आवेशित हो गया। दोनों वस्तु आवेशित है। लेकिन क्या हुआ इसमें कि एक पॉजिटिव चार्ज हुआ तो दूसरा नेगेटिव चार्ज हुआ, है ना। यानी देख सकते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा कौन सा? इलेक्ट्रॉन निकला सर, यहां से निकला। मान लिया जाए 20 गो इलेक्ट्रॉन है और 20 गो प्रोटॉन है। हर एक वस्तु आपस में न्यूट्रल होती है सर, जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन, न्यूट्रल है।
अब मान लिया है यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, बाहर कर दीजिए सर, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिए, अब के को बच्चा 19 इलेक्ट्रॉन सर। तो बताना एक इलेक्ट्रॉन अगर माइनस हुआ तो 19 इलेक्ट्रॉन बताओ किसका बोलबाला होगा सर, कौन बड़ी यार है सर, ये 20 गो है, हमने 19 गो, हम लोग ये वो कम है सर, यानी कि ये प्रोटॉन वाला ज्यादा बोलेगा, यानी कि इसका वैल्यू होगा सर, यानी प्लस है, तो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल के इसमें गया तो ये प्लस चार्ज हो गया, क्योंकि इसमें प्रोटॉन ज्यादा हो गया। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन आ गया यानी एक वस्तु आ गई तो बताओ किसका बोलबाला सर, इलेक्ट्रॉन का बोलबाला। यहाँ पे तो ये माइनस चार्ज कहेगा कि हम माइनस है, हम बड़ा है सर, हमर वाला दो, तो ये इसका दे देगा सर। तो बातें समझ में आ रही है, मैं जो समझाना चाह रहा हूं उस बात को आप लोग समझिए, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा साइड में रखते हैं, ठीक है। मैं यहां पे डेफिनेशन लिखना चाहता हूं घर्षण द्वारा आवेशन में, तो घर्षण द्वारा आवेशन को आप लोग लिख सकते हैं जब दो वस्तु को साथ में लगड़ा जाता है ना, जब दो वस्तु को साथ में रगड़ा जाता है, वही डेफिनेशन को लिख रहा हूं जो समझाया हूं, साथ रगड़ा जाता है। देखिए अपने लैंग्वेज में लिखिए ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है, अपने लैंग्वेज में लिखिएगा तो ज्यादा पसंद आएगा। तो किसी वस्तु का, देखिए रगड़ा जाता है तो किसी एक वस्तु से, दो वस्तु को हम लोग लगा रहे हैं सर, तो किसी एक वस्तु से, है ना, तो किसी एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर, ठीक है, निकलकर दूसरे वस्तु में चली जाती है ना, निकलकर दूसरे वस्तु में चली जाती है ना सर, दूसरे वस्तु में चली जाती है ना, एक इलेक्ट्रॉन निकला तो वो दूसरा वस्तु में चला गया, ये बातें क्लियर हुई, चली जाती है। तो जिससे क्या हो गया, जिसके कारण चला गया इलेक्ट्रॉन, जिससे दोनों वस्तु चार्ज हो गया, सर, दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं, हैं। बातें क्लियर हुई। देखिए सर दोनों वस्तुएं हो गया ना, मैंने बताया ना कि एक पॉजिटिव चार्ज हो गया एक नेगेटिव चार्ज, लेकिन आवेशित तो सर दोनों हुआ, इतना तो बात तो क्लियर है। इसमें कुछ मुख्य पॉइंट है जिसको हम लोग नोट करेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग नोट करेंगे, यहां पे लिखेंगे हम लोग, ठीक है, मुख्य बिंदु, ठीक है, मुख्य बिंदु ये किसका, यह आपका जो होगा घर्षण का मुख्य बिंदु। अब देखिए मुख्य बिंदु क्या कहता है, मुख्य पॉइंट को आप लोग समझेंगे। मुख्य पॉइंट पहला नंबर पॉइंट करता है कि जब भी हम लोग घर्षण करेंगे, घर्षण द्वारा आवेशन करेंगे, तो वहां पे कंडीशन लागू होती है कि सर दोनों वस्तुओं पर समान चार्ज आएगा और विपरीत आएगा। मतलब आप लोग समझिए कि मान लिया जाए यहां से इलेक्ट्रॉन गया तो इस पे मान लिया जाए 5 कूलम आवेश आया, आवेशन आएगा सर, चार्ज का मतलब आवेश 5 कूलम, तो उधर वाले वस्तु पे भी 5 कूलम आएगा, लेकिन केवल डिफरेंस इस चीज का रहेगा कि वह प्लस है और ये माइनस है, बस इसी चीज का मैग्नीट्यूड हमेशा बराबर रहेगा। वही लाइन हम यहाँ पे लिखेंगे अभी, ठीक है, वही लाइन हम यहाँ पे लिखेंगे, है ना, लेकिन प्रकृति अलग अलग होगी। तो पहला नंबर नोट क्या हो जाएगा कि घर्षण द्वारा आवेशन में दोनों वस्तुओं पर समान मात्रा में लेकिन विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं। घर्षण द्वारा आवेशन में है ना, घर्षण द्वारा आवेशन में किसी वस्तु पर, है ना, घर्षण द्वारा आवेशन में किसी वस्तु पर
घर्षण द्वारा आवेशन में दोनों वस्तु पर ज्यादा अच्छा है। आवेशन में दोनों आवेशित वस्तु पर, है ना, दोनों आवेशित वस्तु पर, दोनों आवेशित वस्तु पर, ठीक है, दोनों आवेशित वस्तु पर समान मात्रा, ठीक है, क्या होगा मेरे भाई, दोनों वस्तु पर समान मात्रा में, समान मात्रा में लेकिन विपरीत प्रकृति के, विपरीत प्रकृति का मतलब वही है ना, साइन, ठीक है, साइन जो हमने बताया, एक पे पॉजिटिव तो एक पे माइनस। हमेशा सर जब भी घर्षण द्वारा आवेशन करिएगा तो एक वस्तु पॉजिटिव रहेगी, एक वस्तु निगेटिव रहेगी। विपरीत प्रकृति के आवेश मौजूद रहते हैं, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, घर्षण द्वारा आवेशन जब भी होगा तो कम से कम एक वस्तु क्या होगा, कुचालक होगा, है ना, कम से कम एक वस्तु कुचालक होगा। लिखेंगे घर्षण द्वारा आवेशन में, घर्षण द्वारा आवेशन में, घर्षण द्वारा आवेशन में कम से कम एक वस्तु कुचालक होनी चाहिए, है ना, यानी बैड कंडक्टर। कम से कम एक वस्तु कुचालक, कुचालक का मतलब समझते ना, जहां पे करंट फ्लो ना करे, जहां पे चार्ज फ्लो ना करे, ठीक है, जहां पे चार्ज फ्लो ना करे, होने चाहिए। तीसरा पॉइंट नोट करिएगा, तीसरा पॉइंट है कि दोनों वस्तुएं अलग अलग पदार्थ की बनी होनी चाहिए। लिखेंगे घर्षण द्वारा आवेशन में, घर्षण द्वारा आवेशन में, घर्षण द्वारा आवेशन में दोनों वस्तुएं अलग अलग पदार्थ की होनी चाहिए। पदार्थ की होनी चाहिए। ये बातें क्लियर हो गई, ये बातें क्लियर हो गई। ये हमारा केवल क्या था, फर्स्ट नंबर, जिस पे हम लोग बात कर रहे थे घर्षण द्वारा आवेशन। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों सेकंड नंबर, जिसका नाम है चालक द्वारा, है ना, चालक तार या फिर चालन द्वारा आवेशन, है ना। सेकंड नंबर पॉइंट को हम लोग लिखेंगे चालन द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन। तो चार्जिंग बाई कंडक्टर। अब ये क्या कहता है सर, इसको समझिए। जैसे आप लोग के सबके पास मोबाइल है, मेरा वीडियो देख रहे थे, यानी कि मोबाइल में ही देख रहे हैं, तो मोबाइल क्या करता है सर, मोबाइल क्या करता है, मोबाइल को लगड़ते हैं चार्ज करने के लिए? नहीं सर, सब वस्तु का अपना अपना एक चार्ज करने का तरीका होता है। जैसे सबका खाने का तरीका होता है, कुछ लोग हाथ से खाते हैं, कुछ लोग चम्मच से खाते हैं, कुछ लोगों को खिलाया जाता है। मतलब समझ रहे हैं, जितने ज्यादा हाई लेवल पे जाएगा ना वैसा वैसा क्राइटेरिया बनता जाएगा। तो वही बातें है कि मोबाइल को यहां पे क्या किया जाता है, खाता है सर, चम्मच से खाता है। देखिए अभी घर्षण कर रहे हैं, तो घर्षण कर रहे हैं मतलब कि हाथ से खा रहे हैं,
चम्मच से खाने का मतलब कि चम्मच में क्या है, यानी कि देखिए समझिए कि वह चालक द्वारा जुड़ा रहेगा। जैसे मोबाइल में डालते हैं ना सर, एगो प्लग में लगाते हैं, एगो मोबाइल में लगाते हैं, यानी कि करंट आ रहा है तार से, तार से, तार से आपके मोबाइल में जा रहा है, यानी समझ में आ रहा है, चालक तार के द्वारा आपकी वस्तु चार्ज हो रही है, आवेशित हो रही है। तो उसको हम लोग कौन सा प्रोसेस कहेंगे, उसको प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे चालन द्वारा आवेशन। जैसे आपका मोबाइल चार्ज होता है सर चालक तार द्वारा, ठीक है। अब एक होता है आईफोन की बात करते हैं थोड़ा सा हाई क्वालिटी में, जो तीसरा नियम है, आगे बताएंगे, घबराइए नहीं, हर एक चीज को हम एग्जांपल्स के साथ क्लियर करेंगे। आपका मोबाइल जो है वह चालन द्वारा आवेशन होता है, यानी इसका डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं, जब किसी उदासीन वस्तु को, आपका मोबाइल डेड है, आपका मोबाइल चार्ज नहीं है, तो जब किसी उदासीन वस्तु को हम लोग किसी आवेशित वस्तु से सटाकर यानी चिपकाकर या फिर चालक तार द्वारा जोड़कर, तो हम लोग क्या कहते हैं, उसमें सटाते हैं, ठीक है। हम लोग चार्जर को जोड़ नहीं देते हैं, सटाते हैं, लाइट जलाने के लिए भले ही जोड़ देते हैं ना। चालक कोई ऐसा नहीं है कि सर वहां पे बैटरी रखल है और वहां पे लाइट है तो आपस में जल जाएगा, ऐसा नहीं होगा सर। जब तक चालक तार नहीं लगेगा, है ना, जब तक उस तार में करंट नहीं फ्लो होगा, लाइट कैसे जलेगा सर, बात सी बात है ना। अगर जब तक हम चार्जर पीने नहीं लगे, पलक में लगा दिए, स्विच दाब दिए, अब पीने नहीं लगा रहे हैं, तो मोबाइल चार्ज होगा, नहीं होगा। लेकिन आजकल के वैज्ञानिक बिना पिन लगाइले मोबाइल चार्ज होगा, आगे बताएंगे, अभी घबराइए नहीं, ठीक है। चालन तार द्वारा आवेशन क्या होता है कि जब किसी, इसका डेफिनेशन लिखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं, जब किसी उदासीन वस्तु को, जब किसी उदासीन वस्तु को जब किसी उदासीन वस्तु को क्या हो रहा है, आवेशित वस्तु के, है ना, आवेशित वस्तु के संपर्क में, है ना, आवेशित वस्तु, आवेशिक वस्तु से, है ना, आवेशिक वस्तु से सटाकर, है ना, सटाकर लिख देते हैं, सटाकर, या फिर दोस्तों, या फिर हम लोग कहें कि चालक तार द्वारा, किसके द्वारा, चालक तार द्वारा, चालक तार द्वारा जोड़कर, है ना, चालक तार द्वारा जोड़कर, है ना, उदासीन वस्तु को आवेशित करते हैं। क्या करते हैं, उदासीन वस्तु को चालक तार द्वारा जोड़कर रखा जाता है, तो उदासीन वस्तु उदासीन वस्तु यहां पे लिख देता हूं साइड में, उदासीन वस्तु भी आवेशित हो जाती है। आई होप आप सभी लोग को दिख रहा होगा, आवेशित हो जाती है, बस इसी प्रक्रिया को हम लोग चालन द्वारा आवेशन करते हैं, हो जाती है, बस इतना ही लिखना है सर। बातें क्लियर हो गई, आवेशन किसे कहते हैं, है ना। हमने दो अभी तक से सीखा, तीसरा नंबर होता है दोस्तों इंडक्शन, है ना। तीसरा नंबर हम लोग लिखिएगा, आप सभी लोग तीसरा नंबर आप लोग लिख सकते हैं कि प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन, ये हमारा तीसरा नंबर है। बातें समझ में आई, है ना, ये बातें समझ में आ गई आप सभी लोग को। अब देखिए प्रेरण द्वारा आवेशन में कहता है, जब किसी उदासीन वस्तु को ना आवेशित वस्तु के संपर्क में रखिएगा ना, तो क्या करेगा दोस्तों, क्या करेगा, वह अपने जैसा बना देगा। मतलब समझिए, अगर मैं इसका सिंपल सा पहले एक बार डेफिनेशन लिख दूं ताकि आपको समझाने में और क्लियर हो। लिखिएगा, जब किसी उदासीन वस्तु को, लिखिए, जब किसी उदासीन वस्तु को, जब किसी
जब किसी उदासीन वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में आवेशित है ना, जब भी हम संपर्क में रखा जाता है तो उदासीन वस्तु पर विपरीत प्रकृति के आवेश जमा हो जाते हैं। लिखिए, ये आपके सामने पूरा मैंने डेफिनेशन लिखा है दोस्तों। कह रहा है क्या, इस डेफिनेशन को अच्छे से समझिए। जब किसी उदासीन वस्तु को हम लोग आवेशित करना चाहते हैं तो एक और मेथड है कि आप क्या करिए ना, जो भी आवेशित वस्तु है ना, उदासीन वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में रखिए। जैसे कहते हैं ना कि आपकी संगत जैसी रहेगी ना, वैसे ही आपका रूप रंग भी हो जाएगा। अगर आप खराब लोगों के साथ उठते बैठते हैं तो एक ऐसा समय आएगा कि आप भी उनके जैसे हो जाएंगे। सर ये 100% राइट है। अगर आप पढ़ने लिखने वाले दोस्तों के साथ बैठते हैं तो इतना 100% श्योरिटी है इतना 100% श्योरिटी है कि आप भी कुछ दिनों के बाद पढ़ने लगेंगे सर उनके जैसा। ये होता है संपर्क का बात। तो सर किसी उदासीन वस्तु को अगर हम आवेशित वस्तु के संपर्क में रखते हैं थोड़ी सी दूर पे, तो क्या करता है, तो रखा जाता है, तो उदासीन वस्तु पर भी विपरीत प्रकृति के आवेश जमा हो जाते हैं और इस प्रक्रिया को ही हम लोग प्रेरण द्वारा आवेश कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कोई हमारा वस्तु है, मान लिया जाए ये कोई हमारा वस्तु है। यहाँ पे क्या इसमें पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव है, जहां तहां है सर, है ना। तो जब भी क्या होगा, ये हमारा क्या न्यूट्रल वस्तु है। ये हमारा क्या, न्यूट्रल का मतलब होता है अनावेशित, यानी कि उसपे कोई किसी भी प्रकार का आवेश ना हो, है ना, न्यूट्रल हो सर, है ना, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव। ये क्या है सर, आवेशित वस्तु है। आवेशित को हम लोग क्या लिखे, चार्ज्ड, है ना, चार्ज्ड, सी से हमने डिनोट कर दिया। ठीक है, ठीक है। ये क्या होगा दोस्तों, ये क्या होगा कि जब भी ये दोनों संपर्क में आएंगे, है ना, जैसे ही ये संपर्क में लाए गए, ये जैसे ही हमारा न्यूट्रल है, जैसे इन दोनों को संपर्क में लाया गया, ये गैप को कम किया गया, तो क्या हो जाएगा, अगर मान लिया जाए ये हमारा पॉजिटिव वाला है, ये कैसा चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो आप लोगों को मैंने एक गुण में पढ़ाया था कि आवेश अपने विपरीत प्रकृति के आवेश को तीरते हैं। तो यहां से क्या होगा दोस्तों, प्लस वाला माइनस वाले को तीरेगा, तो माइनस वाला एक जगह हो जाएगा और प्लस वाला अपना एक जगह हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा दोस्तों, इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा सर, माइनस वाला दिखने लगेगा। तो ये होता है, इस तरीके से आवेश होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे आईफोन में एक फैसिलिटी डाला गया है कि चार्जर लगा दो, बस ओकरा ऊपर मोबाइल रख दो, चार्ज होगा। कैसे मोबाइल रख दो, केवल एक छोटा सा गोल रहता है डिब्बा टाइप से, उस पर मोबाइल रख दोगे ना, ऑटोमेटिक चार्ज होने लगेगा। एक यंत्र ऐसा बनाया, तो वह यंत्र इसी सिद्धांत पे काम करता है सर, प्रेरण द्वारा आवेशन। कभी आप लोग वीडियो वगैरह देख लेना, आईफोन को कैसे वायरलेस चार्जर, है ना, वायरलेस चार्जर उसको कहते हैं, बस रख देना ऑटोमेटिक चार्ज होगा। या फिर
ईयरबड होता है, कान में लगाने वाला ब्लूटूथ, उसको भी रख देते हैं ना तो ऑटोमेटिक चार्ज होने लगता है सर। आईफोन पे केबल रख देना है तो भी चार्ज। तो ये सारे इसी वस्तु पे सिद्धांत पे होते हैं। क्या होते हैं ना कि ये प्लस वाला माइनस को आकर्षित करेगा, माइनस वाला प्लस वाले को आकर्षित करेगा। तो आकर्षित करने के दौरान क्या होता है, यहाँ पे एक जगह जमा हो जाता है, और जब जमा हो गया सर यानी कि चार्ज आ गया, उसमें चार्ज आ गया। ठीक है, बातें को क्लियर करिए। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे आवेश का वितरण। हम लोग क्या बात करेंगे, आवेश का वितरण। अपना टॉपिक यहाँ पे क्या आया, आवेश का वितरण। चलिए टॉपिक लिखते हैं, यहां पे हेडलाइन है आवेश का वितरण। पूरे वीडियो को आप कंप्लीट देखा करें, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी किया करें, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर किया करें। चलिए, आवेश का वितरण हम लोग दोस्तों 2-3 तरीके से करते हैं। पहला नंबर हम बता रहे हैं आवेश का रैखिक घनत्व। आवेश का वितरण से सवाल आता है सर, है ना। तो पहला नंबर लिखिएगा आवेश का रैखिक घनत्व, ठीक है। आवेश का आवेश का रैखिक घनत्व की बात करेंगे यहां पे हम लोग। आवेश का रैखिक घनत्व। तो आवेश का रैखिक घनत्व क्या कहता है सर, आवेश का रैखिक घनत्व क्या कहता है, इसको समझिए। इसका डेफिनेशन याद करना बड़ा ही सिंपल है, कुछ टफ वगैरह नहीं है, बहुत इजी है सर, सारा का है। आवेश का रैखिक घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का आयतन घनत्व। आपके एग्जाम में व्यंजक से सवाल आएंगे, आगे जाके इसका भी यूज है, रैखिक घनत्व का भी यूज है, सारी चीजें हम बताते हैं, चलते हैं अभी। देखिए, प्रति एकांक आवेश, प्रति एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं। देखिए, घनत्व का मतलब क्या होता है सर, आप एक रूम है, उसमें जितना ज्यादा आदमी को ठांसिए, जितना ज्यादा आदमी आएगा वह उस रूम का घनत्व कहलाएगा। यानी घनत्व बराबर फॉर्मूला क्या होता है, यानी डेंसिटी बराबर फॉर्मूला क्या होता है ना, m/v, मास द्रव्यमान। मतलब कि उस रूम में कितना आदमी अट सकता है। एक रूम की बात करें, रूम में क्यूब है, उसमें कितना आदमी ठसाएगा, जितना आदमी ठसाएगा वह उसका क्या होगा, एक डेंसिटी होगा, है ना। ये बातें क्लियर हुई। तो ये सब चीजें तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिखाएगा दोस्तों कि प्रति एकांक का मतलब यूनिट, ठीक है। प्रति एकांक हम लोग रैखिक की बात कर रहे हैं, यानी कि लंबाई में बोलेंगे सर। प्रति एकांक रैखिक घनत्व, प्रति एकांक रैखिक है ना, यानी लंबाई की बात करें। देखिए, आपके एग्जाम में सवाल आता है कि आवेश का रैखिक घनत्व क्या है, इसका यूनिट क्या है, आपके एग्जाम में सवाल आता है। तो इसको डेफिनेशन लिखिएगा कि प्रति एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा को, है ना, प्रति एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा को है ना, आवेश की मात्रा को आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं। आपको 2 नंबर मिलेगा सर अगर आप इस ढंग से लिखते हैं तब। आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं, घनत्व कहते हैं। बातें क्लियर हुई, रैखिक घनत्व किसे कहते हैं। अब यहां पर से हम लोग बात करेंगे कि रैखिक घनत्व को ना दोस्तों लेमडा से सूचित करते हैं। तो यहां पर से हम अगला स्टेप में लिखेंगे इसे लेमडा से सूचित करते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, लेमडा। लेमडा से
सूचित करते हैं। तो यहां पर से लेमडा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, यहां पर से लेमडा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बताइए आप सभी लोग। तो लेमडा बराबर यहां पर से फॉर्मूला आएगा सर लंबाई में आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा कही जा रही है, यानी कि आवेश कहां पे सर, लंबाई की बात की जा रही है, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या आ गया सर, इसका फॉर्मूला आप कह सकते हैं लेमडा बराबर क्यू बटे में लंबाई, यानी कि लेमडा मतलब कि आवेश का रैखिक घनत्व है ना। देखिए ये प्रति एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा को रैखिक घनत्व कहते हैं। देखिए प्रति एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा को रैखिक घनत्व कहते हैं। इसका फार्मूला सही क्लियर है, आपके एग्जाम में ऐसे लिखिएगा ना तो 2 नंबर आराम से देगा सर। अभी यूनिट कहाँ लिखे हैं सर, अभी यूनिट के बारे में भी तो लिखेंगे है ना। तो लिखेंगे यहां पर से आगे अगला स्टेप में कि एसआई मात्रक, हम लोग क्या लिखेंगे, एसआई मात्रक लिखेंगे, यहाँ पे एसआई मात्रक डैश देंगे और लिखेंगे एसआई मात्रक क्या होगा सर, आवेश का कूलम प्रति लंबाई का सर एक लंबाई है यानी कि मीटर। तो ये हमारा क्या हो गया कूलम पर मीटर, या इसी को कुछ लोग ऐसे लिखते हैं कूलम पर मीटर, माइनस लगा देते हैं है ना, माइनस लगा करके ऊपर ले चल जाते हैं। मैंने बताया किसी को नीचे से अगर ऊपर जाना है तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। यहाँ पे कुछ नहीं था, यानी पावर में 1 है और 1 जब ऊपर जाता है तो -1 हो जाता है, सीधी सी बात, उसी को इसी तरीके से लिखा गया। अगर मैं बीमा की बात करूँ, आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में बीमा भी आ जाता है, डायमेंशन आ जाता है, तो बीमा भी ध्यान रखिएगा, बीमा यानी कि डायमेंशन, ठीक है। आपके एग्जाम में तो सर बाइलिंगुअल आते हैं ना, बीमा क्या होगा, तो बीमा यहां पर से आप लोग बता ही सकते हैं है ना, क्या हो जाएगा ए और यहाँ धारा गुने समय, यहाँ पे टी और एल के पावर -1, ये हमारे सामने इसका बीमा होगा कुछ इस तरीके से। ब्रैकेट को भी ध्यान रखना है आप सभी को, ब्रैकेट को भी ध्यान रखना है सर। आवेश का बीमा बटा में लंबाई का बीमा, बीमा निकालना बहुत आसान है। आवेश का बीमा तो धारा गुने समय, धारा का होता है ए है ना और समय का होता है टी, बटा में लंबाई का क्या होता है एल। जब हम इसको एक ब्रैकेट में लिखते हैं तो ए ठीक है ना, ए ठीक है ना, ए और टी ठीक है। ये जब एल ऊपर जाएगा तो क्या बता देगा -1, और इसी को हम लोग ब्रैकेट में बंद कर देते, सिंपल सी बात है। यही हमारा क्या है दोस्तों, क्या है आवेश का रैखिक घनत्व। अगर आपके एग्जाम में 2 नंबर में आए तो भी खुल के बनाइएगा, अगर 1 नंबर में आए तो भी खुल के बनाना, इसमें कौन सी बड़ी बात है सर, आंसर तो आएगा एक ही। चलिए अगला स्टेप बाद, अगला बारी जानते हैं, अगला कौन सा है दोस्तों, तो दूसरा नंबर हम लोग जो पढ़ेंगे वह है आवेश का रैखिक घनत्व। आवेश का रैखिक घनत्व हो गया, आवेश का पृष्ठ घनत्व, दूसरा नंबर पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या कहता है सर, आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या कहता है, सिंपल सर, पृष्ठ का मतलब होता है सरफेस। जब सरफेस में बात करेंगे तो सरफेस के बारे में सोचेंगे, जब हम लोग सरफेस में बात करेंगे तो सरफेस के बारे में सोचेंगे, यानी कि इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, प्रति एकांक क्षेत्रफल में है ना, प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा को पृष्ठ घनत्व कहते हैं, आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। पृष्ठ घनत्व कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। अब इसको सर, अब यहां पे अगला स्टेप में लिखेंगे, इसे हम लोग किससे सूचित करते हैं, तो सिग्मा से। इसे हम लोग क्या कहते हैं, सिग्मा कहते हैं। ब्रैकेट में हम लिख देते हैं आप सभी लोग सिग्मा, ध्यान रखेंगे, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिग्मा, ठीक है, सिग्मा से सूचित करते हैं। तो आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा, इतना दूर तक तो हो गया। तो सिग्मा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, तो सिग्मा बराबर फॉर्मूला यहां पर से हो जाएगा, आवेश की बात की जा रही है कहां पे सर, एरिया में ना, तो ए, तो
तो ये हमारे सामने फॉर्मूला जनरेट होकर के क्या आ गया, सिग्मा बराबर Q बटा में A, ठीक है, यानी आवेश बटा में क्षेत्रफल। अब आगे बात करेंगे इसके मात्रक के बारे में, है ना, एसआई मात्रक के बारे में बात करेंगे। इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा सर, आप ही लोग बता सकते हैं। ऊपर में आवेश है, नीचे में क्षेत्रफल है, तो प्रति मीटर स्क्वायर। इसी को हम लोग ईस्वी फॉर्मेट में लिख सकते हैं, -2 हो जाएगा। अगर आप विमा की बात करेंगे सर, तो विमा भी सेम, कोई दिक्कत नहीं हमको बताने के लिए, अभी सीख लिए। आवेश का विमा, यानी आवेश का विमा 80 होता है, और एल तो ऊपर में है नहीं, बस इसी को ऊपर ले ले आओ, यानी -2। बस हो गया, सिंपल सा भाषा। अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अब आएगा दोस्तों अगला जो है वह है आवेश का आयतन घनत्व, है ना। हम लोगों ने पहले 1 लाइन में चला, फिर 2D में चला, अब हम लोग 3D में चलते हैं, है ना। तो तीसरा नंबर जो है वह है आवेश का आयतन घनत्व। आयतन में भी तो घनत्व होगा ना सर, आवेश का आयतन घनत्व, ये लीजिए हो गया। अब आयतन घनत्व का भी डेफिनेशन सेम। अगर आपके एग्जाम में किसी एक डेफिनेशन से सवाल आए तो आप आसानी से डेफिनेशन लिख देना, यूनिट लिख देना, फार्मूला लिख देना, 2 नंबर मिलेगा सर, इसकी गारंटी मेरे से ले लो, 2 नंबर आराम से मिलेगा। 2 नंबर के ही एग्जाम में ये सवाल आएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, एक न एक सवाल मिलेगा आपको। देखिए आवेश का आयतन घनत्व क्या कहेगा, सिमिलर है, कोई चेंजेस नहीं है, तो लिखेंगे प्रति एकांक आयतन में आपकी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रति एकांक आयतन में, है ना, प्रति एकांक आयतन में आवेश की मात्रा, आवेश की प्रति एकांक आयतन में आवेश की मात्रा को, आवेश की मात्रा को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। सिंपल सा डेफिनेशन है, आप लोगों को अभी के अभी याद हो जाएगा, है ना। उम्मीद है इतना बार प्रयोग किए हैं तो याद हो गया होगा। आपको क्या करना है दोस्तों, ये सारी चीजों को याद नहीं करनी है, बराबर केवल आपको देखते रहना। बस गर्लफ्रेंड को आप जैसे देखते हो ना, सिमिलर आप उसी तरीके से आप डेली नोट्स को देखो, बैकअप से शुरू से लेकर के जहां तक आपने आज पढ़ा है वहां तक का देखने की कोशिश करिए। आज की बात करें नहीं, आप अपने आज की, मतलब जब आप देख रहे हो मेरे वीडियो को, वहां तक का पूरा रिपीट करो, क्योंकि जब तक आप एग्जाम नहीं देते तो तब तक शुरू से अंतिम तक आना है, एक समय देना है, तभी जाकर के आप अच्छा स्कोर फिजिक्स में करिएगा। सारी बातें याद रहेंगी, न्यूमेरिकल बनेगा, थियोरिकल प्रूफ बनेगा, नहीं तो सब भूल जाओगे सर। देखो बार बार रिवाइज करने से एक फायदा यह है कि आपके हर एक चीज माइंड में चलता रहेगा, क्वेश्चन आएगा तुरंत सपाट दूनी कर दोगे। मैं 15 मिनट में फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया था, बताना 15 मिनट में बिहार बोर्ड का एग्जाम दिया था, तो मैं 15 मिनट में 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया था। 15 मिनट भी बहुत ज्यादा बोल दिया। क्वेश्चन देखा यार, नजर आता है कि सर सब तो पढ़ ले, इसमें कौन सी बड़ी बात है। पूरा में पूरा बनाना था, 42 रंग दिए सर, 1-2 सवाल नहीं रंगे थे, 42 रंग दिए थे, क्योंकि हमको पता है सर, हमने फिजिक्स को पढ़ लिया था, बराबर रिवीजन किया था, इसीलिए तो सर 8 मिनट में ऑब्जेक्टिव बन गया, और बाकी समय हम सब्जेक्टिव पे दिए, तो ये फायदा होता है। प्रति एकांक आयतन में आवेश की मात्रा को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। आयतन घनत्व कहते हैं। बातें क्लियर हो गई। अगर आप बात करेंगे सर इसे किस चीज से सूचित करते हैं, तो लिखिए इसे हम लोग रो से सूचित करते हैं। इसे हम लोग इस तरीके का रो होता है ना, ये रो आप अच्छे ढंग से लिख लेना। ये देखो गोल ऊपर से और ये ऐसे नीचे, ठीक है। इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख देते हैं रो। रोने के लिए नहीं कह रहा हूं, रो इसका नाम है, ठीक है। रो से सूचित करते हैं, इसको हम लोग उच्चारित क्या करेंगे, रो, गजब का नाम है ना, से सूचित करते हैं। चलिए भाई, तो यहां पर से रो बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो रो बराबर जो फॉर्मूला होगा, आवेश कह रहा है तो आवेश किस चीज में कह रहा है सर, आयतन में, यानी कि V में। तो ये फॉर्मूला जनरेट हो गया हम लोगों का यहां पर से, तो आप इस फॉर्मूले को भी ध्यान रखेंगे। ये हो गया हमारा, क्लियर बातें। अब चलिए, हाँ जी, अब ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सर, इसका एसआई मात्रक के बारे में भी डिस्कस नहीं किए।
है ना, क्योंकि एग्जाम में तो सवाल आते हैं सर, आपको तो बताना ही पड़ेगा। तो मैं बताता हूं यहाँ पे, इसका मात्रक जो हो जाएगा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, कूलम प्रति मीटर क्यूब, यानी कि इसको हम लोग कूलम मीटर, है ना, सेंटीमीटर मत समझ जाना, कूलम पर मीटर है, ठीक है, उच्चारित इसको पर मीटर ही करेंगे, ठीक है। अगर विमा की बात करेंगे आप सभी लोग, तो विमा भी आप लोग निकालना सीख ही चुके हैं, है ना, कूलम का विमा बटा में, है ना, लंबाई आयतन का विमा, तो कूलम का विमा 80 होता है, आयतन का विमा जब ऊपर जाएगा, आयतन का विमा एल क्यू होता है, लेकिन जब ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, है ना, नीचे में एल क्यू है लेकिन ऊपर जाएगा तो एल के पावर -3 हो जाएगा। ये बातें क्लियर हो गई। ये 3 नोट हमने आपको समझाए हैं, उम्मीद है आप लोगों को ये बातें क्लियर होगी। अब हम लोग एक नया टॉपिक, है ना, इसी के अंदर ही बात कर रहे हैं, जिसका नाम है अध्यारोपण का सिद्धांत। आपके एग्जाम में सवाल आता है कि अध्यारोपण का सिद्धांत, है ना, किसे कहते हैं, है ना, या फिर कहेगा, चलिए लिखते हैं इसको अच्छे से। अध्यारोपण, अध्यारोपण का सिद्धांत, या फिर इसको हम अच्छे से लिखते हैं, देखिए अध्यारोपण का सिद्धांत। बहुत अच्छे से समझिएगा सर, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको मैं यहाँ पे लिखूंगा, इस डेफिनेशन से आपके एग्जाम में सवाल आते हैं। देखिए क्या होता है ना कि जब बहुल आवेश, यानी बहुत सारे आवेश होते हैं, है ना, किसी निकाय में, मान लिया जाए कि एक पॉइंट ये आवेश है, ये हमारा एक आवेश Q1 है, ठीक है, ठीक है, इस पे बहुत सारे आवेश जो है ना, आवेश बल लगा रहे हैं, ठीक है, बल लगा रहे हैं बहुत सारे आवेश। मान लिया जाए एक ये आवेश है जो फोर्स लगा रहा है, यहाँ पे Q1 तो लिख दिया, Q2 है ना, Q2 Q3 भी है, बहुत सारा सर, आप जितना लगा सकते हो, Q3 भी है, बहुत सारा है, जो लगाने का मन है वो आप लिख दो, Q4 है, बहुत सारा आवेश है जो एक आवेश पर बल लगा रहा है ना, यानी कह सकते हैं बहुल आवेशों का निकाय, है ना, एक बहुल आवेशों का निकाय है जिसमें किसी एक आवेश पर बल लगाया जा रहा है ना, बल लगाने पर उस निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के द्वारा लगाया गया बल शून्य हो जाए, है ना, यानी सदिश योग के बराबर हो जाए, तो शून्य नहीं, सदिश योग के बराबर हो जाए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। तो चलिए जरा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, है ना। देखिए ये वाला बल गया, तो इधर गया, यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं, F41 है ना, F14 है ना, यानी कि चौथा वाला 1 पे लगा रहा है बल, ठीक है, और कलर चेंज करते हैं, ये वाला बल के बारे में बात करते हैं, ये भी बल लग रहा है किस पे सर, 1 पे लगाया जा रहा है तीसरा आवेश के द्वारा, ठीक है। अब ये हाँ तीसरा आवेश है ना, कोई नहीं, इसको हम लोग 5 कर देते हैं, है ना, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, 5 कर देते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए ये हो गया। अब Q5 के द्वारा भी बल लगाया जा रहा है Q पे, तो वो कौन सा बल लगाया जा रहा है सर, वो है 1 5, ये बल उसके द्वारा लगाया जा रहा है। अब ये Q3 हो गया, Q2 के द्वारा नहीं बल लगाए सर, Q2 के द्वारा भी बल लगा दिए सर, नहीं तो ये भी कहेगा कि हम लगाए हैं, हमरा नहीं बोल रहा है, यानी कि FQ2, यानी कि ये इन आवेशों के द्वारा जो सामने सामने ना ये फोर्स इनके द्वारा लगाया जा रहा है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आप लोग बनाइएगा, और ये बीच में आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, ये हमारा एक आवेश मौजूद है, एक आवेश Q1 मौजूद है, जिसी पे बल लगाया जा रहा है। Q5 भी Q1 पे लगा रहा है, लेकिन लगा रहा है कितना, तो फोर्स लगा रहा है F, ये 5 के द्वारा F1F लगाया जा रहा है। तो वही सिद्धांत यहाँ पे कहता है कि जो बल लगाया जा रहा है, यह जो बल है, यानी कि जो F नेट, जो फाइनल बल आएगा, यानी कि जो फाइनल इस पूरे आवेश के द्वारा जो इस पर, यानी कि हमको जितना प्रभाव पड़ेगा, इधर से मार रहा है, इधर से मार रहा है, पीछे से मार रहा है, आगे से मार, मतलब पूरा हमको धंसले है, ठीक है। तो हमको जो चोट प्रभाव हो रहा है, सामने वाला तो वो तो अपना ताकत दिखाएगा, लेकिन सर हमारे पास तो सबको ही मार रहा है हमको, तो वो जो चोट हमको पड़ रहा है तो वो हम बताएंगे,
यानी कि जो हमारा फाइनल चोट है ये इसके द्वारा अलग चोट है, इसके द्वारा हल्का मार रहा होगा। ये तीसरा वाला तो बहुत कस के मार रहा होगा, इसका 2.5 किलो का हाथ होगा सर, मार दिया, सूझ जाएंगे ना हम। तो वही बात है कि जो फाइनल जो होगा वह सबके सदिश। अब सदिश कैसे याद रखेंगे सर, बल हमारा एक सदिश राशि, ये तो सदिश योग होगा, यानी कि F शुरू से लेके चलिए F21, इसके द्वारा क्या F21 बल, वेक्टर लगाना भूलिएगा नहीं सर, वेक्टर लगाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि सदिश योग हमें सदिश राशि का योग हमेशा सदिश मेथड से होता है ना। F23 प्लस F14 है ना, प्लस ये वेक्टर लगा दिए है ना, F15 वेक्टर प्लस डॉट 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 डॉट, इसी तरीके से यहाँ पे सर लिमिटेड हम कर दिए हैं, लेकिन जो अध्यारोपण का सिद्धांत जो कहता है वो अनलिमिटेड कहता है। यही सिद्धांत इसको कहता है कि जो टोटल Q1 पे जो फोर्स महसूस होगा वह पार्टिकुलर आवेश के द्वारा लगाया गया बल के पूरे योग के बराबर होगा। मतलब जो भी पार्टिकुलर आवेश इसके ऊपर बल लगा रहा है वह उसके पूरे योग के बराबर है, यानी सदिश योग के, क्योंकि बल हमारा सदिश है तो सदिश योग बोलेंगे, अगर अदिश रहता तो अदिश योग बोलते। तो अभी फिलहाल हमारे पास सदिश है तो सदिश योग बोल रहे हैं। तो यहां पर से एक सिंपल सा अच्छा सा डेफिनेशन इसका हो जाएगा कि बहुल आवेशों के निकाय में, यानी बहुत सारे आवेश है ना। तो यहां से आप लोग डेफिनेशन लिखिए, बहुल आवेशों के निकाय में, बहुल आवेशों के निकाय में, बहुल आवेशों के निकाय में किसी एक आवेश पर लगने वाला बल, चित्र को देखिए, डेफिनेशन को समझिए है ना। बहुल आवेशों के निकाय में किसी एक आवेश पर, किसी एक आवेश पर है ना, एक आवेश पर लगने वाला जो बल है ना, एक आवेश पर लगने वाला जो फोर्स यानी कि बल है मेरे भाई, जो बल यहां पर लगाया जा रहा है, ये भी बेचारा पीट रहा है, ये भी पीट रहा है, पीटने का मतलब बल लगा रहा है ना, पीट रहा है, ठीक है। तो लगने वाला बल उस निकाय में उपस्थित है ना, लिखेंगे उस निकाय में, उस निकाय में उपस्थित। देखिए डायग्राम को समझ गए हैं तो आसानी से आप डेफिनेशन लिख देंगे, उस निकाय में उपस्थित ना भाई, उस निकाय में उपस्थित जितने भी आवेश होंगे, हम यहाँ पे बहुल लिखे हैं। अब आपका जो एक्सपेरिमेंट करेगा वहां पे कितने सारे आवेश होते हैं तो पता नहीं ना, वो जानना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट के समय ये क्वांटिटी फिक्स हो जाएगी। उस निकाय में उपस्थित कुल आवेशों के द्वारा लगाया गया बल है ना, कुल आवेशों के द्वारा लगाया गया बल के सदिश योग के, सदिश योग के बराबर होता है। सदिश योग के क्या होता है, बराबर होता है। इसी सिद्धांत को, ये जो बराबर होने का जो रूल है, इसी सिद्धांत को लिख देंगे, इसी सिद्धांत को, इसी सिद्धांत को हम लोग अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। सिद्धांत कहते हैं। बोलिए आप लोगों से अध्यारोपण का सवाल अगर आ जाए, कहे कि बताइए अध्यारोपण का सिद्धांत किसे कहते हैं, है ना, बताइए। आपके एग्जाम में 2 मार्क्स में आ जाए तो देखो 2 मार्क्स में लिखना है ना, तो ये डेफिनेशन लिखिएगा, साथ में ये फिगर बना लीजिएगा और ये वाला इक्वेशन लिख दीजिएगा सर, एकदम 2 नंबर सर, 3 नंबर खुश करके दे देगा, कहे कि नहीं लड़का कुछ जानता है सर, है ना। यानी कि आपको अगर अच्छा मार्क्स लाना है मेरे भाई, मेहनत तो करना पड़ेगा, मेहनत से पीछे नहीं भाग सकते हो। अगर मेहनत से जिस दिन पीछे भागे, सफलता आपको पीछे छोड़ देगी। आप अच्छा मार्क्स नहीं ला पाइएगा, लेकिन आपके पड़ोसी वाला कहेगा कि हमारे 450 नंबर अलो है, तोहर कितना नंबर अलो,
ऐसी बोलेगा सर तो अच्छा मार्क्स लाने के लिए अच्छा मेहनत करो, तब जाकर के होगा, है ना। चलिए अब अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र, है ना। विद्युत क्षेत्र यानी कि विद्युत क्षेत्र क्या है, इसको अंग्रेजी में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, है ना। विद्युत क्षेत्र के बारे में समझिए। तो विद्युत क्षेत्र क्या कहता है कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, यहां से सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, किसी आवेश का, या फिर समझ लीजिए कोई मान लिया जाए हमारे पास क्यू आवेश है, मैंने बताया ना कि आवेश विद्युत क्षेत्र मैंने बता रखा था कि आवेश का एक लाइन होता है सर, है ना। मान लिया जाए ये पॉइंट है हमारा, तो यहां से क्या होती है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है, और वो रेखाएं कितना सीमा तक निकलेगी, मान लिया जाए कि ये लिमिटेड सीमा है ना, इतना दूर तक निकलता है ना, इतना दूर तक निकलता है, इसके आगे नहीं जा पाता। तो वो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है सर, यही तो विद्युत क्षेत्र रेखा है। विद्युत क्षेत्र रेखा के द्वारा बनाया गया जो आकार होता है वह उसका क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो इसका डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, किसी आवेश द्वारा उत्पन्न, है ना, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जो आवेश के द्वारा उत्पन्न है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, देखिए किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां किसी अन्य आवेश को ले जाते हैं, है ना, वह क्षेत्र जहां किसी अन्य आवेश को ले जाते हैं, किसी अन्य आवेश को ले जाते हैं, ठीक है। देखिए किसी अन्य आवेश को ले जाते हैं तो उसे आकर्षण या प्रतिकर्षण महसूस होता है, अनुभव होता है, तो उसे आकर्षण या प्रतिकर्षण, है ना, आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव होता है ना, अनुभव होता है, अनुभव हो तो उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ये आपका डेफिनेशन है विद्युत क्षेत्र का। आपके एग्जाम में मालूम है पूछना है ना विद्युत क्षेत्र का यूनिट क्या है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हमारे विद्युत क्षेत्र का यूनिट तो कुछ पढ़ाया ही नहीं गया है। ये आपका विद्युत क्षेत्र है, इसमें एक पॉइंट हम नोट करवाएंगे, पॉइंट ये है कि विद्युत क्षेत्र संरक्षी होता है। विद्युत क्षेत्र संरक्षी का मतलब नष्ट नहीं हो सकता है, संरक्षी होता है। इसका मतलब समझिए, देखिए मैंने बताया था आवेश संरक्षित होता है, मतलब आवेश को ना ही हम बना सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते, ये बातें हैं। तो आवेश के द्वारा जो उत्पन्न हुआ सर, ये आवेश का ही ना भाग है, तो आवेश के द्वारा जो उत्पन्न होगा उस चीज को हम खत्म कर सकते हैं या बना सकते हैं? नहीं सर, जब आवेश को नहीं खत्म कर सकते बना सकते तो आवेश के द्वारा उत्पन्न को हम कैसे कर देंगे? नहीं सर, तो विद्युत भी हमारा क्या संरक्षी है, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, है ना, विद्युत क्षेत्र संरक्षी होता है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? संरक्षी होता है। अब यहाँ पे सर देख लीजिए, मान लिया ये आवेश है और एक और आवेश को लाने की बात कही जा रही है ना, क्यू नॉट इसको कह देते हैं। ये क्यू आवेश है जिसके द्वारा फील्ड बन रहा है, हमको पता नहीं है कि ये फील्ड यहाँ से यहाँ तक है। इसको फील्ड को क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक और आवेश को लाएंगे और इसके पास क्या करेंगे, लेके जाएंगे। देखिए यहाँ पे इस हाथ में मेरा आवेश है, ये मुट्ठी मेरा आवेश। अब यहाँ देखेंगे कहाँ पे इसको महसूस हो रहा है, फीलिंग आएगा सर? नहीं, तिरा रहा है या फिर रिपल हो रहा है, ठहल रहा है। अगर देखिए ये भी प्लस है ये भी प्लस है तो रिपल करेगा। अब वो उस पॉइंट पे हमको खोजते चलना है कि जहाँ पे रिपल करेगा। मान लिया जाए कि वह इस पॉइंट पे रिपल किया, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, इस पॉइंट पे रिपल करेगा, फिर और थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, इस पॉइंट पे इसी तरीके से पूरा इसका चारों ओर देख लेंगे, यानी पता लगेगा अपने आप कि चरखूट है कि गोल है। ऐसे तो इसका हमेशा सर्किल ही बनाएगा ना एरिया। अब फिर इस पॉइंट को मिला देंगे तो जो आकार बनेगा वह उसका क्षेत्र बन जाएगा, वह उसका क्षेत्र होगा, विद्युत क्षेत्र होगा, यानी कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है।
समझे। अगर किसी के अंदर किसी आवेश को ले जाते हैं तो आवेश अपने आप चिपकेगा या तो फिर दूर फेंकाएगा। बातें समझ में आ गई। बातें समय आपके एग्जाम में सवाल आता है कि विद्युत क्षेत्र होता है संरक्षित, असंरक्षित, और भी ऑप्शंस रहेंगे, तो आपको याद रहेगा तो आप आसानी से इसको बात को समझ सकते हैं कि आवेश जब हमारा संरक्षित है, मूल गुण में हम बेसिक प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि आवेश संरक्षित होता है, तो सर जब आवेश संरक्षित है तो इसके द्वारा जो क्षेत्र निर्माण है वो भी तो संरक्षित होगा, है ना। जब कहा जाएगा कि आपके घर को कोई नहीं तोड़ सकता है, आपके घर को, आपका जिस जमीन में मकान बना हुआ है या आपके, हाँ, घर को कोई नहीं तोड़ सकता है, आपके घर को कोई नहीं तोड़ सकता है, तो आपका जमीन कोई हथिया लेगा? नहीं सर, जब घर में तोड़े के औकात नहीं है किसी का तो मेरा जमीन कैसे ले लेगा? बात समझिए, जब उसका मेन जिस पे बना हुआ है उसको कोई लेने का हक नहीं बना सकता है तो उसका जमीन का कैसा कोई कर देगा? तो यही बातें हैं जिसको आपको समझना है, ठीक है। तो देखिए सर, ये जो दो आवेश को हम लोग ले रहे हैं, इन दो आवेश के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा कर देते हैं। जैसे ये देखिए, इस आवेश को हम लोग कहते हैं सोर्स आवेश, यानी कि सोर्स चार्ज, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं, इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? स्रोत आवेश, जहां से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है ना। सोर्स आवेश, सोर्स चार्ज, है ना, सोर्स चार्ज, यानी इसको हम लोग कहते हैं कि जहां से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है ना, यानी कह सकते हैं वह आवेश जो स्रोत, लिख सकते हैं वह आवेश जिसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है ना। इसका डेफिनेशन सिंपल है, वह आवेश, है ना, वह आवेश जिसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। दूसरा है जो हम लोग Q नॉट को ले के चल रहे हैं कि बताओ तुम्हारा सीमा क्या है, यानी इसकी परीक्षा ले रहे हैं सर, इसकी परीक्षा ले रहे हैं कि तुम कितना दूर तक ताकत में हो, यानी कि इसको हम लोग कहेंगे परीक्षण आवेश। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? तो दूसरा जो होगा इसका हम लोग क्या नाम रखें? परीक्षण आवेश, ठीक है, जिससे हम लोग चेक करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे? परीक्षण आवेश। तो इसका डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं, वह आवेश जो स्रोत आवेश के प्रभाव का, है ना, परीक्षण करता है ना, यानी अनुभव करता है, वह आवेश, इसका डेफिनेशन और आसान है, वह आवेश जो स्रोत आवेश का, जो स्रोत आवेश का परीक्षण करता है। परीक्षण का मतलब अनुभव, है ना, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, अनुभव करता है, ठीक है, अनुभव करता है, उसे परीक्षण आवेश कहते हैं। क्लियर बात है ना। जो परीक्षा लेगा सर उसी को ना परीक्षण आवेश कहते हैं, जो इंटरव्यू लेगा उसको इंटरव्यूअर कहते हैं कि वो इंटरव्यू लेता है। बातें क्लियर समझ में आई, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने जो जो बातें की, हमने विद्युत क्षेत्र के बारे में बात की, अभी हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात नहीं की सर। अभी इसके बाद जो है वह है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिससे आपके एग्जाम में सवाल आते हैं, न्यूमेरिकल भी 2 नंबर में आ जाता है, ठीक है। अब इसके बाद भी बहुत सारे अभी टॉपिक्स हैं, अभी आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही कवर करने हैं, है ना। प्रत्येक वीडियो अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ें, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए और क्वेश्चन देखिए, अध्यारोपण से सिद्धांत से पूछा हुआ है ना। आयतन, ये सब चीजें हम लोगों ने आज सीखा। आवेश का वितरण, आवेश को चार्ज करने के तरीके हम लोगों ने सीखे। तो जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को। फिर मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, यानी पार्ट 4 के साथ, और आगे वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बाद से, है ना। जय हिंद, जय भारत।